हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। ये वो नारा है जो बंटवारे के वक्त भारत में रह गए मुसलमान लगाया करते थे। इस नारे के माध्यम से तब के मुसलमान ये कहना चाहते थे कि हमने अभी तो हंसकर पाकिस्तान ले लिया है, लेकिन भविष्य में हम लड़कर पूरा हिंदुस्तान लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये नारा गुजरे जमाने की बात है और इसका आज के दौर से कोई संबंध नहीं है, तो आप गलत हैं। और इसकी ताज़ा मिसाल है टीएमसी के नेता शेख आलम का भड़काऊ बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मुसलमानों की जनसंख्या 30% है और हिंदुओं की जनसंख्या 70% है। अगर पूरे भारत में हम 30% मुसलमान एक साथ हो जाते हैं तो हम 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। दरअसल शेख आलम की जो पाकिस्तान परस्त मानसिकता है वो आज भी कई लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। दरअसल हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़कर लेंगे हिंदुस्तान जैसे नारे का क्या इतिहास है और क्या ये विचार आज भी जिंदा है, इस पर आज हम खरी बात में तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बात करेंगे। साथ ही मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा पाकिस्तान बनाने का षड्यंत्र रचा गया था। आज ये राज भी खुलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर कई सारे पाकिस्तान बनाने की साजिश रचने वाले कभी पाकिस्तान गए ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में रहकर ही अपने नापाक मिशन को अंजाम देने में वो लोग जुटे रहे। तो बिना देर किए जानते हैं इस षड्यंत्र का इतिहास, लेकिन इसे जानने के लिए हमें बंटवारे के दौर में चलना पड़ेगा। 1947 में बंटवारे के वक्त वो लाखों मुसलमान भारत में ही रुक गए जिन्होंने तन मन धन से पाकिस्तान बनाने में अपना योगदान दिया था। और ये लोग उस दौर में ये नारा लगाते थे कि हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। हो सकता है कि मेरी ये बात कुछ लिबरल, सेकुलर और जिहादी लोगों को हजम नहीं हो रही होगी, इसलिए इनके दिमाग का हाजमा दुरुस्त करने के लिए मैं सीएम नईम की किताब एम्बिग्यूटीज ऑफ हेरिटेज का सहारा लेना चाहूँगा। सीएम नईम उर्दू साहित्य का एक बड़ा नाम है और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दरअसल सीएम नईम का परिवार आज़ादी के वक्त यूपी के बाराबंकी में रहता था और वो खुद वहाँ के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सीएम नईम ने अपनी किताब में खुद बताया है कि कैसे उन्होंने बाराबंकी में रहकर भारत की आज़ादी के जश्न का बहिष्कार किया था और कैसे उन्होंने और उनके साथियों ने हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़कर लेंगे हिंदुस्तान का नारा लगाया था। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हमने स्कूल में होने वाले आज़ादी के जश्न का बॉयकॉट करने का फैसला लिया क्योंकि हम मुस्लिम लीग और जिन्ना के लिए अपनी निष्ठा साबित करना चाहते थे। हम बहादुर मुसलमान थे जिन्होंने हंसकर पाकिस्तान लिया था। मैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के दफ्तर पहुंचा, जहां से हमने सड़क पर एक जुलूस निकाला। रास्ते में हमने देखा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगे के रंग में रस्सियों पर कागज की झालरें लगाई थीं। हमने इन्हें नोच डाला और पूरी सजावट नष्ट कर दी। हमारे हाथ में मुस्लिम लीग का झंडा था। हमने स्कूल के गेट पर पहुंचकर पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद और हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़कर लेंगे हिंदुस्तान के नारे लगाए। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए नारे लगाने वाले सीएम नईम साहब आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए होंगे तो आप गलत हैं। सीएम नईम हिंदुस्तान में ही रहे और उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई लखनऊ और पुणे से पूरी की, जिसके बाद वो अमेरिका जाकर शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अपने छात्र जीवन में पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करने वाले बाराबंकी के मूल निवासी सीएम नईम 2003 में दिल्ली के मशहूर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं और वो कई मुशायरों में भाग लेने के लिए अमेरिका से भारत आते रहते हैं। दरअसल आज़ादी के वक्त नईम साहब जैसी सोच रखने वाले और भी लोग थे। नईम साहब तो उस वक्त कम उम्र के एक स्कूली छात्र थे, लेकिन तब के बड़े बड़े मुस्लिम नेता भी भारत में कई सारे पाकिस्तान बनाना चाहते थे। 3 जून 1947 को जब बंटवारे पर सहमति बन गई, तब भारतीय इलाके के मुस्लिम लीग के नेता और उनके लाखों लाख कार्यकर्ता भारत के अंदर छोटे छोटे कई पाकिस्तान बनाने की मांग रखने लगे थे। इन्हीं में से एक थे यूपी मुस्लिम लीग के नेता मेरठ के नवाब इस्माइल खान। ये मुस्लिम लीग में जिन्ना और लियाकत अली के बाद तीसरे सबसे बड़े नेता थे।
जिन्ना ने इन्हीं की सलाह पर फर वाली टोपी पहनना शुरू किया था। लेकिन जिन्ना को टोपी पहनाने वाला यह शख्स आजादी के बाद भारत को टोपी पहनाने की फिराक में था। नवाब इस्माइल खान ने यूपी के मुसलमानों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग मुस्लिम होमलैंड बनाने की मांग की थी। इस मांग के बारे में भारत सरकार के तत्कालीन होम सेक्रेटरी को यूपी के होम सेक्रेटरी ने 25 जून 1947 को एक पत्र लिखा था। इस हाई प्रोफाइल लेटर में क्या लिखा था वो मैं आपको बताता हूं। यूपी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष नवाब इस्माइल खान ने एक कमेटी बनाई है जो यूनाइटेड प्रोविंस यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम होमलैंड की संभावना तलाश रही है। इस मुस्लिम होमलैंड में मेरठ और रुहेलखंड डिवीजन होंगे। इनका मानना है कि मुसलमान और दलितों की जनसंख्या मिला लेने पर यह जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाती है। यूपी मुस्लिम लीग के विधायक शौकत अली खान की मांग है कि पश्चिमी यूपी में बनने वाले मुस्लिम होमलैंड को पूरी स्वायत्तता मिलना चाहिए। आपने आज के दौर में अक्सर जय भीम जय मीम का नारा सुना होगा। दरअसल 1947 में ही नवाब इस्माइल खान जैसे मुस्लिम नेताओं ने दलितों को अपने साथ मिलाने का मॉडस ऑपरेंडी शुरू कर दिया था। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान बनने के बाद नवाब इस्माइल खान पाकिस्तान चले गए होंगे तो आप गलत हैं। ये जनाब मरते दम तक मेरठ में ही रहे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नेहरू की कृपा से ये आज़ादी के तत्काल बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बन गए। यानी नवाब साहब ने पहले हंस के लिया पाकिस्तान और फिर मेरठ में रहकर लड़कर मांगा हिंदुस्तान। लेकिन इस फॉर्मूले पर चलने वालों के किस्से यहीं खत्म नहीं होते हैं। हमारे इतिहास में नवाब इस्माइल खान जैसे एक से बढ़कर एक किरदार पड़े हुए हैं। यह और बात है कि वामपंथी इतिहासकारों ने जिन्ना के इन चेलों के किस्से अपनी लाल अलमारियों में ताला लगाकर छुपाकर रखे हैं। आइए बात करते हैं यूपी मुस्लिम लीग के महासचिव SM रिजवान उल्लाह की। इन्होंने तो आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक नहीं बल्कि 5 और पाकिस्तान बनाने की मांग की थी। इनकी ये नापाक मांग छपी थी मुस्लिम लीग के अखबार डॉन में। 7 मई 1947 को छपी इस खबर में लिखा था कि यूपी मुस्लिम लीग के महासचिव SM रिजवान उल्लाह ने हिंदुस्तान के अंदर 5 अलग आज़ाद मुस्लिम मुल्कों की मांग रखी है। उनका कहना है कि पश्चिम यूपी और लखनऊ के अवध इलाकों में अलग अलग मुस्लिम देश बनाए जाएं। वहीं इसी तरह से बिहार के पूर्णिया और रांची के आसपास के इलाकों में भी अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहिए, जबकि 5वें मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण केरल के मालाबार इलाके में किया जाए। अगर आपको लग रहा है कि रिजवान उल्लाह साहब हंसकर पाकिस्तान लेने के बाद हंसकर पाकिस्तान चले गए होंगे तो आप गलत हैं। दरअसल जब जिन्ना अगस्त 1947 में हमेशा के लिए दिल्ली से कराची जा रहे थे तो उन्हें विदाई देने से पहले रिजवान उल्लाह ने उनसे ये पूछ लिया कि जिन्ना साहब, आप तो पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग का समर्थन करने वाले लाखों मुसलमान जो भारत में ही रह गए हैं उनका क्या होगा। कहते हैं इस सवाल पर जिन्ना बेहद नाराज हो गए। लिहाजा रिजवान उल्लाह के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं बची। नतीजा वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। अगर आपको लग रहा है कि भारत के अंदर कई पाकिस्तान बनाने की मांग सिर्फ यूपी और बिहार में हो रही थी तो आप गलत हैं। दक्षिण भारत में भी एक अलग पाकिस्तान बनाने की मांग हो रही थी और इस मांग को पूरी ताकत से उठाया था मद्रास प्रांत के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने। उन्होंने केरल के मालाबार इलाके में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र मोपालिस्तान बनाने की मांग की थी और उनकी ये मांग छपी थी डॉन अखबार के 18 जून 1947 के अंक में, जिसमें लिखा गया था कि मद्रास प्रोविंस के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने एक अलग मुस्लिम देश मोपालिस्तान बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि मोपला मुस्लिमों की नस्ल हिंदुओं से अलग है और वो अरबों के वंशज हैं। मोपला मुस्लिमों का धर्म ही नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और उनका रहन सहन इस इलाके के बाकी हिंदुओं से अलग है। मालाबार की कुल जनसंख्या 15 लाख है, जिसमें से 9 लाख मोपला मुसलमान हैं और ये इलाका यूरोप के अल्बानिया से भी बड़ा है। लिहाजा इसे एक अलग देश बनाया जाए। अगर आपको लगता है कि जिन्ना का ये चेला पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान चला गया होगा तो आप फिर गलत हैं। आज़ादी के बाद 1 साल के अंदर ही जिन्ना के इस चेले मोहम्मद इस्माइल ने फिर से
मुस्लिम लीग का भारत में गठन कर लिया और उसका पहला अध्यक्ष बन गए। ये वही इंडियन मुस्लिम लीग है जो आज केरल में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इतना ही नहीं, मोहम्मद इस्माइल 1952 में राज्यसभा के सदस्य बने और उसके बाद इन्होंने 1962, 1967 और 1971 में लगातार 3 बार केरल की मंजेरी सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। मोहम्मद इस्माइल तो अब जिंदा नहीं है, लेकिन उनका अलग मोपला राज्य बनाने का सपना आज भी जिंदा है। आपको याद होगा, कभी कुछ दिन पहले ही केरल के मुस्लिम नेताओं ने अलग मालाबार राज्य की मांग की थी। आइए अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। क्या आपको पता है कि दिल्ली के कई मुसलमानों ने दिल्ली को पाकिस्तान में मिलाने की मांग की थी? खैर, आपको कैसे पता होगा? वामपंथी इतिहासकारों ने यह सच तो कभी आपको बताया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, यह सच अब आप सुन लीजिए। उस दौर के मशहूर अखबार द लीडर में 17 मई 1947 को छपी एक खबर का मजमून कुछ इस तरह का था। दिल्ली के मुसलमानों ने एक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया है कि दिल्ली का विलय पाकिस्तान में होना चाहिए। इनका यह कहना है कि दिल्ली में मुसलमान एक अलग हैसियत रखते हैं, यहाँ उनका राजनीतिक रसूख है और उनकी बहुत सारी संपत्ति है। दिल्ली के मुसलमानों का दावा है कि दिल्ली की कुल आबादी 10 लाख है, जिसमें से 4.5 लाख मुसलमान हैं। अगर इनके साथ दिल्ली में रहने वाले 1 लाख दलित और 50,000 अन्य अल्पसंख्यक जोड़ लिए जाएं तो बाकी बचे 4 लाख हिंदुओं के मुकाबले मुसलमान बहुमत में हैं। मुसलमानों ने अपने प्रस्ताव में यह भी तर्क दिया है कि दिल्ली 700 साल तक मुस्लिम सत्ता का केंद्र रही है। यहाँ मुसलमानों की शान से जुड़ी 22 ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें गैर मुस्लिमों यानी हिंदुओं के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है। दरअसल दिल्ली को पाकिस्तान में मिलाने या फिर दिल्ली को ही दूसरा पाकिस्तान बना देने का प्लान मुस्लिम लीग ने भी बना रखा था और इसका जिक्र मिलता है राजमोहन गांधी की इस किताब मुस्लिम मन का आईना में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। मैं आपको बता दूं कि ये किताब लिखने वाले राजमोहन गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं। राजमोहन गांधी आरएसएस और बीजेपी के कटु आलोचक हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि सेक्युलर, वामपंथी और जिहादी उनकी बात पर जरूर यकीन करेंगे। राजमोहन गांधी अपनी इस किताब मुस्लिम मन का आईना के पेज नंबर 175 पर लिखते हैं कि ये बात उल्लेखनीय है कि लाहौर प्रस्ताव में नए देश पाकिस्तान की सीमाओं का उल्लेख नहीं हुआ था। इसका कारण मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान ने बताया, अगर हम पंजाब कहते हैं तो हमारे देश की सीमा गुड़गांव में ही खत्म हो जाएगी, जबकि हम अपने प्रस्तावित देश यानी पाकिस्तान में दिल्ली और अलीगढ़ को भी शामिल करना चाहते हैं, जो हमारी संस्कृति के केंद्र रहे हैं। तो ये था मुस्लिम मन का आईना। बंटवारे के वक्त इस देश के कई मुसलमान भारत के अंदर कई पाकिस्तान बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ये जानते थे कि ये सपना इस वक्त पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए भविष्य में इसके लिए तैयारी करनी होगी। ये तैयारी क्या होगी, इसका खुलासा किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर कमरुद्दीन खान ने। पाकिस्तान के कट्टर समर्थक अलीगढ़ के कमरुद्दीन खान ने 13 जून 1947 को डॉन अखबार में एक लेख लिखा था। इस लेख में क्या लिखा था, इसका जिक्र मिलता है वेंकट धुलीपाला की मशहूर किताब क्रिएटिंग ए न्यू मदीना में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 462 पर प्रोफेसर कमरुद्दीन के हवाले से लिखा गया है, यह बात बिल्कुल सही है कि बंटवारे के वक्त 5 करोड़ मुसलमानों को मजबूरी में भारत में ही रहना होगा। भविष्य में इन्हें अपनी आज़ादी की एक और लड़ाई लड़नी ही होगी, और जब ये दूसरी लड़ाई होगी तो भारतीय मुसलमानों को हिंदुस्तान के पश्चिम और पूर्व में बसे पाकिस्तान से बहुत फायदा मिलेगा। जब ये मुश्किल समय गुजर जाए और सब शांत हो जाए तो भारतीय मुसलमानों को धर्म परिवर्तन के मिशन को वापस अपनाना होगा। 1941 की जनसंख्या के मुताबिक भारत में 5 करोड़ दलित हैं, जिन्हें इस्लाम की शरण में लाकर मुसलमान अपनी आबादी दुगनी कर सकते हैं। मुसलमानों को हिंदुओं से बचने के लिए अपने खुद के इलाके बनाने होंगे। जैसे यूपी के सारे मुसलमानों को पश्चिमी यूपी में बस जाना चाहिए, वहीं बिहार के सारे मुसलमानों को पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के करीब
पूर्णिया में बस जाना चाहिए। दरअसल बहुत पहले से ही भारत के अंदर कई पाकिस्तान बनाने के प्लान पर काम हो रहा था। 1940 में जब मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया तो उसके पहले ही चौधरी रहमत अली ने यह नक्शा जारी कर दिया था, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली ने ही सबसे पहले अलग मुस्लिम देश के लिए पाकिस्तान नाम का आविष्कार किया था। उन्होंने भारत में कई पाकिस्तान बनाने के प्लान में जो नक्शा तैयार किया था उसका नाम उन्होंने दीनिया रखा था। इस नक्शे को ध्यान से देखिए। इसमें वर्तमान पाकिस्तान को पूरे कश्मीर और पूरे पंजाब यहाँ तक कि गुजरात के साथ दिखाया गया है। वहीं बंगाल और असम को नाम दिया गया है बंगिस्तान। बिहार के मुस्लिम इलाकों को नाम दिया गया है फर्रुखिस्तान, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके को नाम दिया गया है मोइनिस्तान और पूर्वी उत्तर प्रदेश को नाम दिया गया है हैदरिस्तान। अब देखिए इस हिस्से को मध्य प्रदेश के भोपाल और उसके आसपास के इलाके को नाम दिया गया है सिद्दीकिस्तान। वहीं हैदराबाद को नाम दिया गया है ओस्मानिस्तान और केरल को नाम दिया गया है मोपालिस्तान। यहां तक कि ग्रेटर पाकिस्तान की कल्पना में रहमत अली ने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया था। और तो और रहमत अली ने महासागरों तक के नाम सोच लिए थे। ये देखिए, अरब सागर के लिए उसने नाम सोचा था पाकियन सी, वहीं हिंद महासागर का नामकरण उसने कर दिया था ओस्मानियन सी, जबकि बंगाल की खाड़ी को उसने नाम दिया था बांगियन सी। चौधरी रहमत अली जैसे लोगों की सोच क्या थी, इसे साफ किया है भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व विदेश सचिव जे.एन. दीक्षित ने। आपको बता दूं कि जे.एन. दीक्षित का आरएसएस और बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, बल्कि जे.एन. दीक्षित को 2004 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था और इसके पहले 2002 में वो बाकायदा सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जे.एन. दीक्षित ने लिखी थी ये किताब भारत पाक संबंध, युद्ध और शांति में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। अपनी इस किताब के पेज नंबर 504 पर जे.एन. दीक्षित लिखते हैं, भारत के नक्शे से निकाले गए इलाकों को रहमत अली ने और मुस्लिम लीग ने पदचिन्ह यानी फुटस्टेप कहा था। यानी यहां से आगे बढ़कर मुसलमानों को गैर मुस्लिम क्षेत्रों तक अपना विस्तार करना था और इन्हें अपना गढ़ बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना था। इतना ही नहीं, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए जिन्ना ने एक गलियारा बनाने का भी सुझाव दिया था। इसके अनुसार पूरे उत्तरी भारत से होता हुआ यह गलियारा प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र उन्हें चाहिए था जो भारत को दो भागों में विभाजित कर देता और इस लाभदायक स्थिति में बाकी क्षेत्रों के लिए योजना बनाई जाती। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जे.एन. दीक्षित ने जो कहा था उस पर आज भी ध्यान देने की जरूरत है। आज से 70 साल पहले जिस तरह से भारत के अंदर कई पाकिस्तान बनाने के ख्वाब देखे गए थे, वही ख्वाब आज भी कई लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जिहादी लोग ये नहीं जानते कि ये 1947 का नहीं बल्कि 2021 का भारत है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर सीरीज 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर सीरीज 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।